संजय पटेल हमारे एक उम्मीदवार 144 रावपुरा बरोड़ा संभाग की एक सीट है, उससे हैं। 5 बजे उनके यहां 51% मतदान हुआ। वो अपने वर्कर्स के साथ अलग अलग मतदान केंद्रों पर उस वक्त घूम रहे थे, जैसा कि सारे उम्मीदवार करते हैं हर पार्टी के, और लोगों को प्रेरित भी कर रहे थे कि भाई निकलिए वोट देने। लेकिन 5 बजे के बाद, और भीड़ वो बताते हैं कि बहुत कम थी मतदान केंद्रों पर, 6 बजे 57.68% वोट हो गया। कहां से आया ये वोट? न संजय पटेल जी जानते, न कोई और उम्मीदवार जानता है। वो एक ही जानता है, जो सबका मालिक एक है, कि ये आए कहां से ये वोट। और ये कहानी जो कि मैंने आपको रावपुरा की बताई, 144 विधानसभा क्षेत्र की बताई, ये कहानी आपको कमोबेश तमाम विधानसभाएं जो अहमदाबाद और बरोड़ा संभाग में आती हैं, उनमें ये कहानी आप आज इस प्रेस वार्ता के बाद अपने साथियों से फोन करके पूछेंगी या पूछेंगे, तुरंत आपको ये कहानी सुनाई देगी। और ये हर जगह हुआ, भावनगर में हुआ, बरोड़ा में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, सूरत में हुआ। अब ये रावपुरा में 281 बूथ हैं। 281 बूथों पे 1 घंटे में 16,000 वोट पड़ गए। मतलब 1 मिनट में 57 वोट। आप कैलकुलेट कीजिए कैसे संभव है। न कोई बाहर लाइन लगी हुई, न अफरा तफरी, लेकिन इतने वोट वहां पड़े। ऐसे ही वीवीपैट्स की तुलना कुछ मशीनों पे की, तो एक तुलना अभी मैं जिनसे फोन पे बात कर रहा था वो बता रहे थे, मैं आपको वो आंकड़ा देता हूं कि कांग्रेस की उसमें वोट वहां 7 पड़े एक पार्टी को। वीवीपैट में 21 बार पर्ची निकली उस पार्टी की। आप जानते हो कौन सी पार्टी होगी। तो ऐसे उदाहरण हम इकट्ठे कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे, उस वक्त भी एक ऐसा बूथ था, धोलका नाम का बूथ था, जहां 644 वोट पड़े थे और गिने तो निकले 2273 वोट। ये नया मॉडल आ रहा है, इच्छाधारी वोट। साहेब ने इच्छा कर ली, वोट पड़ गए। लोगों की जरूरत नहीं है, मशीनों की जरूरत नहीं है, वोटर की जरूरत नहीं है, पत्रकारों की तो जरूरत है ही नहीं, विपक्ष की जरूरत तो आप जानते हैं खत्म हो ही रही है, करना ही चाह रहे हैं ये लोग, विपक्ष मुक्त भारत बना ही रहे हैं। लेकिन ये जो चुनाव मुक्त भारत हो रहा है, लोकतंत्र मुक्त भारत हो रहा है, इस विषय में हम और आपको गंभीरता से आवाज उठानी होगी, नहीं तो बहुत देर हो चुकी होगी, सब कुछ लुट चुका होगा। वेजलपुर 1 घंटे में 8.14% बढ़ा। ये मतलब सोच नहीं सकते आप, इस तरह से बढ़ा। फिर कहा जाता है कि साहब टैलिंग में टाइम लगता है, टैलिंग। ये 5 बजे के आंकड़े आ चुके थे, उसके बाद कोई भीड़ नहीं थी। ये कौन सी टैलिंग हो रही है कि सीधा 8%, 6.5%, औसतन 6.5% पूरे गुजरात में बढ़ा। हम और आप, गुजरात, आप में से कई लोग मुझे वहां दिखे थे। वोटिंग परसेंटेज प्रथम चरण, द्वितीय चरण में कम हुआ था। जिस तरह का गुस्सा और रोष था वो सबको दिख रहा था। आप में से कुछ लोग छाप भी रहे थे, लिख भी रहे थे। उसमें रूलिंग पार्टी का वोट शेयर 5% बढ़ जाए, ये सुनकर भी अटपटा सा लगता है। तो ये कौन सा मॉडल है? नरोडा में 5 बजे डिक्लेयर हुआ 45.25% वोट, 6 बजे हो गया वो 52.78%, 7.5%। और नरोडा का कैंडिडेट हमें बता रहा है कि साहब भीड़ थी नहीं, ये वोट कहां से आया। ऐसा ही आपको असरवा, दरियापुर, वेजलपुर, वटवा में 6.52% बढ़े। और सबसे महत्वपूर्ण था असरवा। अभी आंकड़ा हम लोग, क्योंकि हमारी वहां बैठक चल रही है और सब आंकड़े ही इकट्ठे कर रहे हैं फॉर्म 17 सी, 11.55% बढ़ गया। तो औसत निकालो तो ये
25 से 30 सेकंड में एक वोट, जैसे मशीन चलती ना, फैक्ट्रियों में जाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वोटों की। तो ये इच्छाधारी वोटों की कहानी, आप लोग भी इस पर मैं गुजारिश करूंगा कि इस पे थोड़ा आप इन्वेस्टिगेशन करिए, डरो मत, मिलकर लड़ेंगे तो लोकतंत्र को बचा पाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को बचा पाएंगे। कि आखिरी 1 घंटे में 16 लाख वोट गुजरात के दूसरे चरण के चुनाव में पड़े। हमने अपने कैंडिडेट्स से लगातार हम संपर्क में हैं। फॉर्म 17C जो कि रिटर्निंग ऑफिसर देता है साइन करके कि इस मतदान केंद्र पे 5 बजे तक या 6 बजे तक इतने वोट गिरे, वो टैलिंग चल रही है। लेकिन बड़ौदा और अहमदाबाद रीजन्स में, क्षेत्रों में, खास तौर पे सूरत में भी कुछ हुआ, राजकोट संभाग में भी कुछ हुआ, लेकिन इन 2 संभागों की काफी आंकड़े हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि एक वोट डालने में जहां 60 सेकंड लगते हैं, अगर आप औसत निकालेंगे 5 बजे से 6 बजे के दौरान, तो एक वोट डालने में 45 सेकंड लगे। और एक एक बूथ पर अगर ये आंकड़े देखें तो बाहर अफरा तफरी मचनी चाहिए थी, बाहर ट्रैफिक जैम हो जाना चाहिए थे, बाहर माफ कीजिएगा स्टैम्पीड हो जाना चाहिए था। ऐसी कोई भीड़ थी नहीं। हमारे पत्रकार साथी कई वहां थे, हमारे अपने वर्कर्स थे जो लगातार कह रहे थे बड़ा फीका मतदान है, लोग निकल कर नहीं आ रहे हैं। लेकिन 5 बजे से 6 बजे के बीच में 6.5% बढ़ोतरी हो गई। तो इस दिशा में कुछ सवाल जो हम उठा रहे हैं चुनाव आयोग के सामने भी और आपके सामने भी और जनता की अदालत में भी, जो आप लोगों ने सवाल पूछा कि उसी दिन क्यों नहीं ये उठाया, वाजिब सवाल है। लेकिन पूरे गुजरात में 182 सीटों पर इतने बूथ से फॉर्म 17C को एक जगह पर इकट्ठा करना, आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनका विश्लेषण करना, उनको टैली करना में समय लगता है। और ऐसा नहीं है कि अगर उस दिन 6:30 बजे उठा देते तो चुनाव फिर से हो जाता या रिजल्ट रोक दिया जाता, ऐसा तो नहीं है। इसलिए इसमें पूरी कार्रवाई कर ही, पूरा होमवर्क कर ही आपके समक्ष आना एक जिम्मेदार राजनीतिक दल को शोभा देता है। उससे पहले आ जाते तो शायद आप लोग हंस रहे होते। आज आपके गंभीर चेहरे देखकर मुझे अच्छा लग रहा है कि आप भी इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं। दूसरा सवाल क्या था आपका? चुनाव आयोग पर सीधे सीधे हम आरोप लगाएं कि वो एक पार्टी के हाथ में खेल रहे हैं, ये कहना उचित नहीं होगा। लेकिन आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं कि पिछले 2 महीने में इतनी बार हम लोग चुनाव आयोग गए, ये भी हमारे साथ थे, पुनिया जी भी, कई बार मैं भी गया, इधर भी और गांधीनगर में भी, लेकिन न्याय न होता दिख रहा है न न्याय हो रहा है। तो सवाल तो उठेंगे, और जब हम सवाल उठाते हैं तो हमें कहा जाता है चुनाव आयोग द्वारा, भाई आप तो हमें गांधी जी के 3 बंदर कह रहे हैं। तो साहब सवाल तो हर संस्था पर उठेंगे और उठने चाहिए। कोई भी संस्था, कोई हो, प्रधानमंत्री हो, विपक्ष हो, मीडिया हो, चुनाव आयोग हो, सवाल सब पर उठने चाहिए। लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा। तो सवालों से न हम घबराते हैं, न आपको घबराना चाहिए, न मोदी जी को घबराना चाहिए, और न ही चुनाव आयोग को शर्माना चाहिए। वो बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सवाल आपने उठाया। जो औसत हमने देखा हिमाचल में वो 1.5-2% बढ़ा, लेकिन अभी मैं आपको उसका कंक्लूसिव कोई डेटा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हम लोग वो भी तुलना कर रहे हैं। लेकिन औसत हमने सरसरी जब देखा था तो 1.5 से 2% बढ़ा। और कोई सवाल?
ये जो सरकार की दलील है कि राइट टू एजुकेशन को ओवरलैप करती है, क्या ये दलील बाकी तमाम शैक्षणिक संस्थाओं पर भी लागू होगी? अलग अलग समुदायों के शैक्षणिक संस्थान हैं, तो क्या ये दलील सब पर लागू होगी? ये हम सरकार से जानना चाहते हैं। नंबर 2, पूरे देश से कई बार ऐसे उदाहरण, दुखदाई उदाहरण देखने को मिलते हैं कि आप संप्रदाय विशेष के लोगों से सामान मत खरीदे, उनकी फल की रेहड़ी बर्बाद कर दो, तहस नहस कर दो, उनका एक सामाजिक बहिष्कार करो। अब आप उनका शैक्षिक बहिष्कार भी करोगे, आर्थिक बहिष्कार भी करोगे। आप चाहते क्या है? आपकी मंशा क्या है? हम सरकार से ये जानना चाहते हैं। क्यों ये सरकार संविधान द्वारा ली गई शपथ, जो हाथ में संविधान को रखते हैं शपथ लेते हुए, उसी संविधान की अवहेलना क्यों करते हैं, उसकी धज्जियां क्यों उड़ाते हैं? ये हम इस सरकार से जानना चाहते हैं। Absolutely reprehensible. No such words should be used against the Prime Minister, against anyone. The Congress party denounces, condemns such statements. Even if it was a misunderstanding, even if there was a slip of tongue, even if there was a word which he should have used and he did not use, and the words which he should not have used and he used, there is no excuse to use any such language against anyone, including and especially the Prime Minister. प्रधानमंत्री या किसी के भी खिलाफ इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी से कांग्रेस पार्टी किनारा करती है, उसकी निंदा करती है। शाब्दिक हिंसा का स्थान एक परिपक्व लोकतंत्र में हो ही नहीं सकता और कांग्रेस पार्टी ये नहीं होने देगी। भले ही इस व्यक्ति से कोई शब्द गलत निकल गया या कोई शब्द में चूक हो गई, कोई बहाना नहीं हो सकता, कोई कारण नहीं होना चाहिए कि किसी के खिलाफ इस तरह की शाब्दिक हिंसा के प्रयोग के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। जंगल में साधना की? कब की? पूरे देश को जंगल बनाया जा रहा है, आप कह रहे हैं जंगल में साधना हो रही है। भगवान बचाए इस साधना से।